जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मद निषेध 2023 के लिए हम लोग महामैराथन के रूप में विज्ञान का निचोड़ देखने वाले हैं। ये क्लास अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे जो है एक भी प्रश्न उत्तर छूटने वाले नहीं है दोस्तों। एग्जाम है दोस्तों, यानी कि 14 मई 2023 को सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वह इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है गल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या डी है सेंट्रोसोम में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह कहाँ होता है, तो यह राइबोसोम में जो है वह संपन्न होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है उत्सर्जन से, प्रासरण से, पाचन रस से या श्वसन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे संबंध पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के जब भी बात किया जाए तो यह श्वसन से जो है यह संबंध रखता है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण है वह किसके द्वारा होता है, क्या केंद्रक द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पादप कोशिका में DNA होता है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या डी है सभी। तो यहाँ पे बताने कि पादप जो कोशिका होती है उसमें DNA होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का वो होता है इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी का होता है। यानी कि हरित लवक का भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, यकृत में, दीर्घास्थि में, तिल्ली में या डी है अग्नाशय में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और दीर्घास्थि में जो है वह बनती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल आप सभी के लिए है दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन और वेलेस, मेंडल और मॉर्गन, स्लाइडेन और स्वान और टेक्सले ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर दे दिए होंगे। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वाल के द्वारा जो है वह कोशिका सिद्धांत जो है वह दिया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडल की बात करें तो इन्हें आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इन्होंने ही सर्वप्रथम मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग दर्शाया था। तो इन्हें आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्राम में, तरुण पुष्पकलिकाओं में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 का तो ये होता है तरुण पुष्पकलिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ATP का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम जो है ATP का फुल फॉर्म जानेंगे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है होता है ये ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ATP का जो निर्माण होता है क्या
राइबोसोम में, गोल्गी गाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कभी कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस दूध में लैक्टोज शर्करा जो है उसका प्रतिशत अधिक होता है, गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, या डी है इन्हीं में से सभी के दूध। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह सबसे अधिक जो है वह बकरी के दूध में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपको आंसर बताना है कि नहीं होता है दूध से दही का ही, या दही में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है। कमेंट बॉक्स आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु पाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या विषाणु द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया यहाँ पे बताना है कि ये कुत्ते के काटने से होता है, जो कि हेब्डो वायरस के कारण जो है वह हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। ठीक है, कुत्ते या बिल्ली का है तो उसके काटने से ही हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और ये जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है ये होता है विषाणु द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा जो है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, वायरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी इनमें से कौन सा हो जाएगा, डोडो, मोर, ऑस्ट्रिच, या बतख। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख चुके हैं, तो यहाँ पे बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑस्ट्रिच। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि चमगादड़ जो है वह किस वर्ग का प्राणी है, मेमेलिया है, यूथेरिया है, काइराटेरा है, या प्रोथेरिया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्राणी है, तो ये होता है 12 का ए। मेमेलिया जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होता है, तो इसका पीडीएफ आप आसानी में से डाउनलोड करके आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये प्रश्नोत्तर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एथलीट फुट जो है बीमारी होती है जीवाणुओं द्वारा, फफूंद द्वारा, मूत्र कृमि द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, या फफूंद द्वारा जो है ये होती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे जो है प्रश्नोत्तर अब विज्ञान सेक्शन से नहीं छूटने वाले हैं। यानी कि हम लोग जब विज्ञान का निचोड़ देख ही रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको A to Z आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से ही एग्जाम में आते हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। ये प्रश्नोत्तर अभी देखे थे कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका सिद्धांत भी दिखे थे कि स्लाइडन और स्वान जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे 16वां प्रश्न से देखते हैं प्रश्न को कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह विलियम हार्वे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक देख रहे हैं, कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था दोस्तों, कोशिका की खोज। और बात करें जीवित कोशिका के बारे में तो जीवित कोशिका की खोज जो है वह ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था, जो कि बैक्टीरिया की खोज किए थे। तो ल्यूएन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था और बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूएन हॉक के द्वारा ही किया गया था। और वैसे बात करें कोशिका के बारे में तो कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे विषाणु की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था, हॉल्डेन के द्वारा, हॉक्सेल के द्वारा, इवानोवेस्की के द्वारा,
एम्पिडोलक्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए 17 का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की के द्वारा जो है वह विषाणु की खोज किए गए थे दोस्तों, यानी कि वायरस की खोज किया गया था दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्तों कि एड्स में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि एड्स में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो हम लोग आसानी वे से जाने थे कि ये हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है जो कि रेबडो वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है व्यक्ति जो है वह पानी से डरता है, नहीं होता है जब बादल गरजता है तो उस समय वह डरने लगता है, तो उसमें यही होता है जो कि पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिया नामक उसमें रोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट कॉर के द्वारा, लुई पास्चर, ल्यूएन हॉक या रॉबर्ट हुक। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 19 का। तो हम लोग आसानी वैसे बताए थे जीवाणु का है या जीवित कोशिका का है, तो ये ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज जो है वह सर्वप्रथम ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में या स्तंभ कंद में। तो यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जड़ों में, जड़ों में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्तों कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जो है वह जीवाणु पाया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि दलहनी पौधों के जड़ों में जो है वह कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा हो जाएगा, जड़, प्रकंद, फल या कंद। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि लिम्फोसाइट से रक्षा करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि लिम्फोसाइट जो है किससे रक्षा करती है, क्या विष से, रोगाणुओं से, श्वेताणुओं से या लिम्फ से। तो यहाँ पे 22 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह रोगाणुओं से जो है वह रक्षा करती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नोत्तर आप 23 प्रश्नोत्तर जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये आपातकालीन ग्रंथि होता है। जब हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख ही रहे तो सभी क्वेश्चन से हम लोग वाकिफ रहेंगे, क्योंकि इसी सेशन से जो है वह 100% यहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपातकालीन ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, एड्रीनल हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा या अग्नाशय हो जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वह हो जाता है यहाँ पे जो ए ऑप्शन है एड्रीनल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन जो ग्रंथि हो जाएगा वह एड्रीनल ग्रंथि होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और किस ग्रंथि को जो है वह मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पेलाग्रा रोग जो है किस पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है। तो यहाँ पे 24 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियासिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम अभी यहाँ पे पूछे थे कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा क्या होना चाहिए। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को जो है वह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह प्यूटरी ग्रंथि जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रक्त का कब्रिस्तान कहे या कब्रगाह कहे, दोनों सेम ही होता है, तो किसे कहा जाता है। क्या प्लीहा को, प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है,
यकृत या फेफड़ा या लाल अस्थि मज्जा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी कि रक्त का कब्रगाह जो है स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खनिज जो लवण है शरीर में बहुत मात्रा में कौन सा जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में जो धातु पाया जाता है वह लोहा धातु पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे लड़का पैदा होगा जब, देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि XY जो है इसमें जो जब मिलता है तो लड़का पैदा होता है, जब XX से जब मिलता है तो उस समय जो है वह बच्ची का जन्म होता है, यानी कि लड़की का जन्म होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे बात करें संख्या के बारे में तो 46 इसकी संख्या होती है। गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 संख्या होती है, और जोड़ा में कहा जाए तो वह 23 जोड़ा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, एमिनो एसिड होता है या यूरिया होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जो श्वसन जो दर होती है सबसे कम कहाँ होती है। क्या भोजन करते समय, निद्रा में खराटे भरते समय, या दौड़ते समय, या टेनिस खेलते समय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा निद्रा में खराटे भरते समय, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि न्यूक्लियस की खोज की थी। तो यहाँ पे स्वान ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, लीवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉबर्ट क्राउन के द्वारा जो है वह इसकी खोज किए गए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार सभी दोस्तों मिलकर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके कभी भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है। पेरिस, लंदन, लागोस या इटली। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह लंदन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, दिल्ली, बंगलोर या चेन्नई। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह लखनऊ जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद या धमनी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 34 का कि फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दायां अलिंद जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग 35 नंबर प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त का कौन सा जो कण है जीवाणु से रक्षा करता है। सबसे पहले आप सभी को बताना है कि रक्त का जो है वह पीएच वैल्यू कितना होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है। तो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है। तो क्या लाल रक्त कण, श्वेत रक्त का बीमाणु या
रक्तवारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त श्वेत कण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग 36 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन होता है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन एंड O2। तो यहाँ पे बताना है कि वायुमंडल में भारी गैस होते हैं कौन है? तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? डी में थायराइड, पीयूष या एड्रिनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का, वो होता है पीयूष। पीयूष ग्रंथि को जो है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। याद रखें दोस्तों, इसे जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग 38 नंबर प्रश्न भी कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है वह कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का पीएच ताप कितना, सॉरी पीएच नहीं, यहाँ पे ताप कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 का, वह होता है ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का है या 37 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या 19 ग्राम। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 में प्रश्न का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम जो है वह प्रतिदिन आवश्यकता होती है मानव शरीर की, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए प्रतिध्वनि का जो मुख्य जो कारण होता है वह उसका परावर्तन होता है, यानी कि ध्वनि का जो है वह परावर्तन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर अपना बताते हुए चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा? क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल में क्या परिवर्तन होता है? तो वह घट जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसके आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा? क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या डी है इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर बैठ जाए तो आवर्त काल में जानते हैं क्या परिवर्तन होता है? वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी पेंडुलम का जो है आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का, वह जगह 2 सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जो केशिका जो नली होती है उसकी ऊपरी सतह कैसा होता है? क्या अवतल होता है, उत्तल होता है या समतल होता है या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है अवतल, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनी स्क्वैश होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनी स्क्वैश क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है उत्तल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पारा जो होता है यह एक प्रकार की धातु होता है और धातु के रूप में जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊंचाई जब बढ़ता है तो उस समय वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो वह घटने लगता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताना कि एक बार बराबर कितना पास्कल के बराबर होता है। एक बार की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का वह जगह वह 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, याद रखिएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल में ही मापा जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 प्रश्न आपके सामने है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में, या कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है। तो देखिए 10 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है, 1/4, 1/81, 1/100 या 1/1000। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो 11th का हो जाएगा 1/81, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 36 घंटा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 घंटा जो है वह चक्कर लगाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर जो है वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है, तो वह उसका गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह कितना होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इतने स्पीड में अगर आप आकाश में कोई वस्तु फेंकेंगे तो वह कभी नहीं आ सकता है, यानी कि वह ऊपर ही रह सकता है। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल जो है वह उसकी पलायन वेग होता है पृथ्वी का, याद रखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील होता है या अपरिवर्तनशील या शून्य या डी है कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में जानते हैं क्या परिवर्तन होता है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा वह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी कि अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शून्य नहीं के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ग्रहों के गति के जो नियम जो था वह किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है केपलर, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है
कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर जो है वह कार्य करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैखिक संवेग के जो है संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, वह हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात जरूर ही आपको याद होना चाहिए कि जो हीरा को जो काटा जाता है वह 45 डिग्री के कोण पर जो है वह हीरा को काटा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या उसका ताप होता है, दाब होता है, वेग होता है, या कम उसका घनत्व होता है। देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका कम घनत्व के कारण जो है वह बादल जो है वायुमंडल में तैरते हुए नजर आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर की के साथ, ठीक है। तो जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर जो है वह शून्य होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह किस ताप पर जो है वह शून्य होती है। तो देखिए 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य प्राप्त होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि पारे का तापमापी किस ताप पर जो है प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पारे का तापमापी किस ताप पर तक जो है प्रयुक्त हो सकता है। तो 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 356 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खासकर परीक्षा में कि जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है, यानी कि किस डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पानी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का जो है विचलन अधिकतम होता है। मान लीजिए प्रिज्म है, इसे अगर प्रकाश अगर गुजारा जाए तो ये तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसमें जो है किस रंग का जो है विचलन अधिकतम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होता है तो वह होता है अनुदैर्घ्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ देर पहले हम पूछे थे कि पानी का जो घनत्व है सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, यानी कि किस डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जो भी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस बताए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो घनत्व होता है पानी घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और सबसे कम जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। देखिए जब भी दोस्तों नति कोण का बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है 45 डिग्री, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है संवेग पर, चाल पर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। और सी है द्रव्यमान पर और डी है आवेश पर। तो द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य जो निर्भर करती है वह उसके आवेश पर जो है वह निर्भर करती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा कोण जो है सबसे अधिक अस्थायी है, अस्थायी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रॉन, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एंगस्ट्रम क्या मापता है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एंगस्ट्रम जो है वह क्या मापता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए एंगस्ट्रम का बात किया जाए तो यह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को जो है एंगस्ट्रम मापता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि श्यानता का एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि एसआई इकाई क्या होती है श्यानता का, तो क्या पॉइज होती है, वाट होती है या पास्कल होती है। देखिए दोस्तों श्यानता जब भी दोस्तों का है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है जो कि हम लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 फैदम बराबर होता है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि 1 फैदम बराबर होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है 6 फीट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि टाइपराइटर के जो है वह आविष्कारक कौन है। तो 23 का हो जाएगा सोल्स, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानक दाब है, तो मानक दाब यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वायुमंडलीय दाब होता है, जो मानक दाब होता है यह एक प्रकार का एक वायुमंडलीय दाब होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मैनोमीटर के द्वारा जो है वह किसकी माप की जाती है। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का जो दाब है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या उसकी आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी घनत्व जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापमान कितनी होती है। देखिए यहाँ पे केल्विन का बात किया गया है, तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 310 केल्विन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केल्विन में। और फ़ारेनहाइट में कितनी होता है तो 98 होता है। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे है कि पारा जमता है, तो पारा किस डिग्री सेल्सियस पर जो है वह जम जाता है। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है -39 डिग्री सेल्सियस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या होता है। देखिए उच्च तापक्रम का बात किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है पायरोमीटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुष्क सेल होता है चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या डी है कोई नहीं। तो देखिए शुष्क सेल का बात किया गया है, तो यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है वह कांच से गुजरने पर हो जाती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, इस्पात का और सी है तांबे का। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को आप सही से देख चुके होंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि त्वरित चालक जो है वह बनाए जाते हैं, तो यह बनाए जाते हैं तांबे के, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कमेंट बॉक्स में एक प्रश्नोत्तर आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का जो है वह मुख्य यस्क क्या होता है। आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, यानी कि डायनेमो के कार्य के उल्टा इनमें से कौन सा जो है वह कार्य करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह होता है मोटर। मोटर जो है यह डायनेमो के विपरीत कार्य करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ बताना कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वह मापा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लक्सोमीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नती कोण का भी बात किया गया है और चुंबकीय कोण का भी बात किया गया है। तो यहाँ पे बताना कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री इसमें होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भूमध्य रेखा अगर नहीं रहता तो यह 90 डिग्री के कोण पर जो है इसका मान होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होना चाहिए। तो 6 का हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। तो चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि स्कूटर के जो है आविष्कारक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7th का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रॉड सॉ जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आइंस्टीन के द्वारा कौन सा फॉर्मूला दिया गया था दोस्तों, तो ई बराबर MC²। ई बराबर MC², यानी कि सी जो होता है वह प्रकाश की चाल होता है और एम जो होता है वह मास यानी कि द्रव्यमान होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसमें सी का मान दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ब्रॉड सॉ, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 8वां प्रश्न आपके सामने है कि कास्मिक की किरणें की खोज किसने की। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कास्मिक किरणों की जो है वह खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्टर हेस ने जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का जो है व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर का बात यहाँ पे किया गया है, तो यह नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है जो कि यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है। देखिए 10 प्रश्न का राइट आंसर अब तक आप दे दिए होंगे। यह जो उत्पन्न करता है यह गामा किरणें उत्पन्न करता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गामा किरणें की मुख्य बात जो होती है 20 मीटर प्लेट को भी जो है वह छिद्र कर सकती है, यानी कि आर पार कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी जो भेदन क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है गामा किरणें की। तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है वह गामा किरणें ही उत्सर्जित करता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है एंडरसन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है
जिंक के गंधक का अम्ल अमोनिया क्लोराइड या मैग्नीज ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 का वो देता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, याद रखेगा दोस्तों, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो सीधा आंसर हम बता देते हैं कि अतिचालक का जो लक्षण होता है वह शून्य पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का जो लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ ये प्रश्नोत्तर आप बहुत बार जो है आप देखे होंगे और इसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नोत्तर देखते हैं आपका आंसर आ गया होगा कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है संबंधित रखते थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन से, जर्मनी से, ग्रीस से या फ्रांस से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि आर्किमिडीज जो है संबंधित रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो ग्रीस से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनके द्वारा जो है वह उत्प्लवन बल की जो है वह खोज किया गया था, याद रखेगा दोस्तों। यानी कि आर्किमिडीज के द्वारा जो है वह उत्प्लवन बल की खोज किया गया था। और यह जो संबंधित रखते हैं वह ग्रीस से रखते हैं, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो वह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का होता है यूरेनियम 235 होता है, यानी कि यूरेनियम 235 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF आप लेना चाहते हैं तो इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर जो है इसका PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ब्रह्मांड में कौन सा जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड का बात किया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय यमियोतर और भौतिक यमियोतर के बीच का कोण को क्या कहते हैं। यहाँ भौगोलिक है या भौतिक है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होता है। तो चुंबकीय यमियोतर और या भौगोलिक यमियोतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग आसानी वे से जो कहते हैं वह कहते हैं चुंबकीय दिक्पात का कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, ये प्रश्नोत्तर शायद हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरणें की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस समय डिस्कस किए थे दोस्तों कि कोबाल्ट 60 में जो है किस किरण का जो है वह उत्पन्न होती है, तो गामा किरणें ही उत्पन्न होती है। उस समय हम बताए थे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणों की ही होती है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत पहले हम पूछे थे कि दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आएगा उत्तल लेंस, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त उत्तल लेंस बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर था। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। मान लीजिए थीटा कोण से अगर कोई वस्तु से, यानी कि यहाँ पे दर्पण का बात किया गया है कि थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि 2 थीटा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि और घुमाया जाता है तो 360 तो हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 थीटा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और रक्त किरण जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो बहुत पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वह 10⁻⁻10 मीटर का जो है वह बराबर होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक का बात किया गया है, तो सबसे अधिक किसकी होती है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बैगनी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक अगर ज़्यादा कहेगा तो तरंगदैर्घ्य कम होता है, और तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसका जो अपवर्तनांक है वह कम होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसकी होती है, तो वह होती है लाल रंग की, जिसका जो है अपवर्तनांक कम होती है सबसे, याद रखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जल, पारा, एल्कोहल या डी है ईथर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाता है पारा। पारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांदी दिया गया नहीं है। तो चांदी जो है सर्वोत्तम अच्छा चालक होता है, नहीं कि सुचालक के रूप में होता है। जैसे पारा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा या तांबा हो जाएगा, ये भी जो है ऊष्मा का चालक होता है, याद रखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, यानी कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है वह हमेशा होता है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया है, तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 × 10⁻24 kg होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर पृथ्वी की त्रिज्या का है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या होती है, याद रखेगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 24 घंटा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि लिफ्ट की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो यह ऑस्टिस के द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिस के द्वारा जो है वह लिफ्ट की खोज की गई थी, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का, वह जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे। प्रश्न है सी जो है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि घटता जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का कि आयतन इसका घटता है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऊर्जा की होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ऊर्जा का मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, याद रखिएगा। 3 यहाँ पे मात्रक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। देखिए 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें जो है आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 22 कैरेट जो है वह सोना रहता है और 2 कैरेट लगभग जो है वो उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें सोने की, तो सोना जो होता है वह शुद्ध रूप से 24 कैरेट का सोना होता है, और 24 कैरेट सोना जो होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है 22 कैरेट सोना रहता है और यहाँ पे उसमें जो है तांबा मिलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, एथिलीन, एडीपिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड या यूरिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है। देखिए 3rd नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एडीपिक अम्ल होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि अल्कोहल का जो है वह क्रियात्मक समूह क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए मोमबत्ती का जो जलता है उस समय जो है वह होता है भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बेरियम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अभी ही पूछे थे कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो जो भी दोस्तों OH बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अल्कोहल का पूछेगा तो OH रहता है, एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछेगा तो COOH होता है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रियात्मक समूह होता है। अगर कीटोन का पूछेगा तो वह CO होता है इसका क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन या
निर्वात आसवन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कपूर को किस विधि द्वारा जो है वह शुद्ध किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को कि निम्न में कौन सी जो धातु है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, सोना, यूरेनियम, नियॉन या पारा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी जो धातु है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, जो भी दोस्त ए बता रहे हैं कि सोना, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है वह मुक्त अवस्था में तो पाया जाता ही है, लेकिन जो है इसका संचारण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 8वां प्रश्न है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो 8वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ रहेंगे चैनल से वह जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों अगर सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, क्रोमियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है या सोडियम है, कि कौन सा जो तत्व है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बता दीजिए कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। और 10 नंबर प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, पोटेशियम या सोडियम है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सबसे जो है हल्का तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ जाएंगे, नहीं, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन को प्रकृति का जो है ईंधन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हीलियम के साथ नहीं जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हल्का तत्व जो हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लराज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अभी ही पूछे थे कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है, तो वह होता है बॉक्साइट। याद रखें दोस्तों, बॉक्साइट जो है मुख्य यस्क होता है, और हेमेटाइट जो होता है वह लोहा का मुख्य यस्क होता है। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का मुख्य यस्क होता है और बॉक्साइट जो होता है वह एल्युमिनियम का मुख्य यस्क होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल फास्फोरस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और माचिस के जो डिब्बी पर जो लेप लगाया जाता है वह लाल फास्फोरस का ही लेप लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पे युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट जो है बनाई जाती है किसकी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन की बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, टाइलिन है, जाइमेज है, इरेप्सिन है या लाइपेज है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो देखिए इस 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पेट्रोल में जो है विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है। देखिए 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह टेट्रा एथिल लेड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिक के काम में आता है। तो 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बेंजीन का सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6 और H6 जो है वह बेंजीन का सूत्र होता है, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न की दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अम्लराज या पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दवा बनाने के काम में आता है। देखिए 17वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेंजोइक एसिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म अब तक आप बता दिए होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो भी दोस्त बताए थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या कार्बन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, जो भी दोस्त सी बता रहे हैं कार्बन, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन की बात करें तो सबसे अधिक श्रृंखलन गुण जो दर्शाता है वह कार्बन ही दर्शाता है, याद रखेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हैबर विधि से अमोनिया यानी कि NH3 के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड, फेरस सल्फेट, नीला थोथा या ब्लीचिंग चूर्ण। तो यहाँ पे नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, फेरस सल्फेट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि भारी जल का जो है वह सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फॉर्मल्डिहाइड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभि का आकार क्या होता है। नाभि का आकार यहाँ पे पूछा गया है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर और 10 के पावर -15 मीटर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नाभि का आकार क्या होता है। देखिए नाभि का आकार जब भी दोस्तों पूछे तो यह होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब निम्न में अस्थायी कण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो अस्थायी कण इनमें से कौन सा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सभी या न्यूट्रॉन है। तो अस्थायी जो कण के रूप में हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं वह इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है निर्भर करता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। B1, B12 और B2 और विटामिन B6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस विटामिन के जलीय विलयन जो है
का जो रंग है वह गुलाबी होता है। देखिए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन है पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, एल्युमिनियम है। तो सबसे हल्की जो धातु हो जाएगा वह हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे वसा विलेय होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हंसने वाला गैस का सूत्र क्या होता है। देखिए हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि एस्प्रिन बनाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एस्प्रिन बनाई जाती है। देखिए 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसिटिक एसिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे एस्प्रिन का रासायनिक नाम भी पूछ दिया गया है। तो एस्प्रिन का रासायनिक जो नाम होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा, लिथियम, ऑस्मियम, सिल्वर या आयरन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सबसे भारी धातु, यहाँ पे भारी धातु का बात किया गया है। तो भारी धातु का जो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्मियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत पहले हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि भारी जल का जो है वह सूत्र क्या होता है। देखिए भारी जल का सूत्र जो होता है वह D2O होता है। जो भी दोस्त D2O बताए थे उसमें उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और भारी जल का जो सूत्र होता है D2O, इसका द्रव्यमान संख्या का पूछा जाए तो वह 20 होता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। 31 नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने आप देख रहे होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता कौन है इनमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बॉक्समैन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेचा के टीके का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। चेचा के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जल का शुद्धिकरण कितना किया जाता है, तो अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या हाइड्रोजन द्वारा। तो यहाँ 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा, सोडियम है, लिथियम है, फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में या पूना में। देखिए 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पूना में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जो है आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जो है प्रैक्टिस हमेशा करते रहेगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि फ्रीऑन का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक होता है। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए संश्लेषित रेशा जो हो जाएगा यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेयन। रेयन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का किया जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व हो जाएगा? हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या यूरेनियम? तो सबसे अस्थायी तत्व यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पे सीसा जो होता है, लेड, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे अस्थायी तत्व के रूप में हो जाएगा। यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश या रेमजे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस की जो खोज करता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेमजे के द्वारा जो है अक्रिय गैस की खोज की गए था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट इनमें से कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन जो है वह खाने को पकाते समय जो है वह नष्ट हो जाता है। यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन को जो है अलग से लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, हवा में या पेट्रोल में? तो ये प्रश्नोत्तर देखते हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इसे जल में रखा जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कौन सी जो गैस है वह चांदी की सतह को जो है वह काला कर देती है, यानी कि ब्लैक कर देती है? तो चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ओजोन होता है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि ओजोन का जो है वह सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में इसका फार्मूला बताइएगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। और बात करें ओजोन के बारे में तो ओजोन जो पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ता है, यानी कि समताप मंडल में पड़ता है। और ओजोन जो दिवस होता है वह 16 सितंबर को जो है वह ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो जो भी दोस्तों O3 बताए हैं उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है 30%, 46%, 25% या 60%? देखिए यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी कि 46% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है। और यहाँ पे प्रश्न के आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। देखिए 8 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रांसियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है। यहाँ पे क्या देखे थे कि लाल रंग जो है स्ट्रांसियम के कारण होता है, और यहाँ पे हरा रंग जो है वह किस मूलक के कारण होता है। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये तो लाल रंग के लिए होता है स्ट्रांसियम, और यहाँ पे हरा रंग पूछा गया है, तो हरा रंग के लिए क्या हो जाएगा? तो ये होता है बेरियम। बेरियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वो अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल, लवण, क्षार या अल्कोहल। तो अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो ये OH इसका क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पे अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? ईस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण या एवं जल बनता है या अम्ल बनता है? देखिए उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो उस समय जो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे शुद्धतम जल इनमें से कौन सा हो जाएगा? समुद्र का जल, नदी का जल, कुएं का जल या वर्षा का जल? ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर ऑप्शन का दे दिए होंगे कि सबसे शुद्धतम जो है जल जो होता है वह वर्षा की जल होती है, यानी कि रेन होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है या उदासीन होता है? शुद्ध जल का है या जल का है, ठीक है। तो ये जो होता है यह उदासीन होता है। और शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होता है वह 7 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन या मॉर्फिन? तो यहाँ बताने कि मलेरिया जो होता है परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है क्लोरोक्विन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स की बात करें तो एड्स में जो टेस्ट लगता है वो एलिसा टेस्ट लगता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और आपको बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स में जो टेस्ट लगता है वह एलिसा टेस्ट लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स जो होता है वह वायरस के कारण ही होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, सभी में समान या इस्पात? तो यहाँ पे 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किसमें जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 15 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढलवा लोहा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो यहाँ पे 16 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एड्स दिवस बता दिए होंगे कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्त नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो है अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं तो ही बुझा पाता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अच्छी लग रही है। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो देखिए कुकिंग गैस की बात करें तो यह एक प्रकार की ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा, प्लेटिनम, चांदी या एल्युमिनियम? तो एल्युमिनियम का मुख्य यश बॉक्साइट होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बॉक्साइट होता है। और चांदी की बात करें तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी होता है, यानी कि सुचालक के रूप में होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हीरा हो जाएगा। हीरा की बात करें तो हीरा में sp3 संकरण पाया जाता है, कि हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और हीरा की अपर्तनांक की बात करें तो 2.42 जो होता है वह हीरा का अपर्तनांक होता है। और हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री हीरा का जो है क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। और हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। और हीरा में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि
इसमें जो प्रसंकरण पाया जाता है वह sp3 प्रसंकरण पाया जाता है, और हीरा जो होता है वह सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जब विज्ञान का निचोड़ देख ही रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग जान ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है या O2, इसको हम लोग साधारण में लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे इसका समस्थानिक की बात किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें समस्थानिकों की जो संख्या होती है वह 3 इसमें समस्थानिक होते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। वैसे बात करें विद्युत धारा के बारे में तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर में मापते हैं, या भी याद रखें एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न था कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ जो है वह चक्कर लगाता है। जैसे हम लोग आसानी वैसे जब जानते हैं कि परमाणु जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसमें नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि धारा के प्रवाह में वह अच्छे से मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 21वां जो प्रश्न है कि जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहले हम लोग जल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल का सूत्र होता है वह H2O होता है जल का सूत्र, और यहाँ पे जल शीशा का बात किया गया है। तो यहाँ पे जल शीशा का जो सूत्र होता है वह Na2SiO3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो वैसे नाभिक जो होता है वह उदासीन होता है, जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं वह एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से और जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं 238 होते हैं, 238 होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो इसका समस्थानिक होते हैं 3rd, यानी कि 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जो है इसके समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, पाउली या रदरफोर्ड। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइजेनबर्ग जो है अनिश्चितता की जो सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न था कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, थोरियम, सोडियम, पेट्रोलियम या यूरेनियम। देखिए परमाणु भट्ठी में जो ईंधन का जो प्रयुक्त होता है उस समय 27 का आंसर हो जाता है यूरेनियम का जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वह रिसाव हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ाने के लिए साइनाइड दिया गया है, लेकिन साइनाइड का उसमें जो है रिसाव हुआ था, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि सिंदूर का जो है वह रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर्क्यूरी के सल्फाइड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है
और ये प्रश्न उत्तर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की आयु का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को कि सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य के किरणों का कौन सा जो भाग है वह सोलर कुकर को गर्म करता है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड किरण जो होता है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न के ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 373 केल्विन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको PDF वहाँ से डाउनलोड करके आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु यहाँ पे हो जाएगा। कठोरतम धातु यहाँ पे इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सोना जो है प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले इकलौता तत्व होता है इसका, क्योंकि इसका जो है संक्षारण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता है यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील का बात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे विद्युत ऋणात्मक जो है तो फ्लोरीन भी होता है। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो होता है वह कमरे के ताप पर जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु रहते हुए भी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न के बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। और इसका रासायनिक नाम बताना है बॉक्साइट का। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। तो मोनाजाइट यहाँ पे अयस्क पूछा गया है। तो मोनाजाइट की बात करें तो यह होता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है थोरियम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत ही कम समय में के पहले हम बताए थे कि कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जहाँ भी देखेंगे ब्रोमीन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में और या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह AMU में इसका मान जो है ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में जो है वह परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरेनियम 92,238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेंगे तो वह न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है, यानी कि 238 में से हम लोग घटाएंगे 92 तो वह 146 होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के लिए हानिकारक बी किरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या पराबैंगनी किरण। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए हानिकारक बी किरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह गामा किरण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और गामा किरण की एक बात करें तो इसकी जो भेदन
विद्युतता होती है सबसे अधिक होती है, यानी कि 20 मीटर प्लेट को भी जो है यह आसानी में से छिद्र कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि पेट्रोलियम जो है वह किसका जटिल मिश्रण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वह प्रोपीन और ब्यूटेन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। CB देसाई ने, CB पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने या गीगर ने। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर होगा 5 का, वह CB देसाई के द्वारा जो है वह गोबर गैस संयंत्र का जो है आविष्कार किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गोबर गैस में मुख्यतः जो है मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है, और जिसका जो है इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और धान के खेत से जो गैसें निकलती है वह मीथेन गैस ही निकलती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल इनमें से कौन सा हो जाएगा। मृदु जल, प्राकृतिक जल, कठोर जल या खनिज जल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कठोर जल देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक जो है वह सर्वोच्च होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किस अम्ल का जो है उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। देखिए 8 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 9 प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। चारों ऑप्शन का आप सही से पढ़ सकते हैं कि अम्लीय जो वर्षा होती है वह किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो देखिए 9 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन जो है वह प्रयुक्त होता है। तो 10 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि हवा का वाष्प घनत्व होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11th का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो ये अवसादन द्वारा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि माइका क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि माइका क्या होता है।
क्या विद्युत का सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, या ताप का कुचालक या विद्युत का सुचालक? तो देखिए माइका जो होता है यह एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का कुचालक होता है माइका, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ बताना है कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो है और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वह 212 डिग्री होता है। 212 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सॉरी जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 15वां प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा? सोडा वाटर का बात किया गया है, तो सोडा वाटर का बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा और CO2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वह C6H12O6 होता है। तो देखें किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार के न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे 58 प्रश्न को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुलक नायलॉन का पहली बार किसका विकास तथा बाजारीकरण किया गया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? तो देखिए क्या शिकागो में, टोक्यो में, कोई नहीं, न्यूयॉर्क में? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए 58 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में किया गया था दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न को कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन में, सीसा में, क्रिप्टॉन में या पारा में? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा में परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का, कर्नेलाइट का, कोई नहीं, या ब्रेजिंग का? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरामल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है। और यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह आधारित है क्या अणु भार पर, परमाणु भार पर, या परमाणु क्रमांक पर, या न्यूट्रॉनों पर? तो देखिए 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह परमाणु क्रमांक पर जो है वह आधारित है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है दोस्तों कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, यह 22.4 लीटर होता है। 4 लीटर देखेंगे किस ऑप्शन में है 4 लीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि अपमार्जक है
साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधक अभिकर्ता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अपमार्जक इनमें से कौन सा होता है। देखिए 23 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह शोधक अभिकर्ता होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए आरडीएक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो आरडीएक्स का तो ये तो होता नहीं है, यहाँ पे रेक्टिफायर डेवलपमेंट से एक्सप्लोसिव ये भी नहीं होता है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे सी में दिया गया है कि रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है वह आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सी जो गैस है कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट्स का जो है उसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और देख सकते हैं प्रश्न को कि आश्रु गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए 26वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोएसीटोफिनोन होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर की के साथ। और प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले यूरिया का ही जो है निर्माण किया गया था, और यह जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बोहलर, रदरफोर्ड या आइंस्टीन या डी है कोई नहीं। तो इसका जो 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बोहलर के द्वारा जो है वह किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि मिथेनॉल जो है वह किस नाम से जाना जाता है। वैसे बात करें मिथेनॉल के बारे में तो CH3 और OH इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और DDT का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि DDT का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होना चाहिए, तो ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों कि गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, यानी कि जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि पृथ्वी की आयु का जो है आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का, वो यूरेनियम डेटिंग से जो है ये पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या डी है सभी। तो देखिए 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी जो है वह रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 33वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पे 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है। 33वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्राइटियम कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से और जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि बाढ़ को जो है वह रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नदियों पर बांध बनाकर जो और वृक्षारोपण जो है करके जो है बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।